अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं साकिबुल इस्लाम और आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अफगानिस्तान में दाइश को डेवरन लाइन के पार से मदद मिल रही है, अफगान वजारत दिफा का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम और अमरीकी सदर की शुमाली कोरिया के लीडर की तारीफ। लेकिन शुमाली कोरिया अमरीका से किए गए वादे दर हकीकत किस हद तक निभा रहा है? आज प्रोग्राम में और किन मौज़ूआत पर हम रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। Coming to a theater near you. 3D प्रिंटर्स ने अमेरिका में असलहा रखने की बहस मजीद पेचीदा बना दी। चांद तारे का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। भारत में चांद तारे वाले हरे झंडे पर पाबंदी का मुतालबा। एवरेज एक पेशेंट जो है तकरीबन 8 से 10। और पाकिस्तान में जहनी मरीजों की मदद में मसरूफ कारवाने हयात। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि दाइश के जंगजुओं को पाकिस्तान के साथ सरहद पार से मदद मिल रही है। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान के सूबे जोज़जान में दाइश के तकरीबन 150 जंगजुओं को शिकस्त देने के बाद उन्होंने अफगान अफवाज के सामने हथियार डाल दिए। सूबे जोज़जान की सरहद तुर्कमानिस्तान से मिलती है। अफगान वजारत दिफा ने दावा किया है कि वहाँ दाइश की शिकस्त की वजह यह है कि उन्हें सरहद पार से मदद नहीं मिल रही, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरहद के करीब वाक़ सूबे नंगरहार में दाइश इसीलिए लड़ रही है क्योंकि वहाँ सरहद पार मौजूद अनासर उसकी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तानी मौक़िफ़ रहा है कि वो अपनी सरज़मीन को अफ़गानिस्तान या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। दाइश के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में लड़ाई के बारे में मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ हैं अफ़गान अमूर के माहिर, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। रहीमुल्लाह साहब, वेलकम टू व्यू 360। हमने देखा कि दाइश का असर रसूख बढ़ रहा है अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान में तालिबान के सामने उन्होंने हथियार भी डाले, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरहद के पास उनका असर रसूख बढ़ रहा है। तो क्या इसकी वजह पाकिस्तान है? देखें, ये तो इल्ज़ाम तराशी पहले भी हुई है और पाकिस्तान की अगर बात सुने तो पाकिस्तान तो ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि दाइश को इसलिए अफ़गानिस्तान में जगह मिली है कि वहाँ पर अमेरिका या अफ़गान हुकूमत के कुछ अनासर उसकी हिमायत कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये जो इल्ज़ाम तराशी है इसका किसी ने भी सबूत मुहैया नहीं किया। और फिर ये है कि देखें, यहाँ पर जो इल्ज़ाम तराशी थी आपस में वो तकरीबन ख़त्म हो गई थी, अब ये फिर से शुरू हो गई है। ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई थी, दौरे हुए थे, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडारिटी बन गया था, वर्किंग ग्रुप्स काम कर रहे हैं और ये फ़ैसला हुआ था कि मीडिया के ज़रिए सफारतकारी नहीं करेंगे, इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे। ये जो नया फ़ोरम बना है इसमें बैठकर जो भी शिकायत हो, जो भी इल्ज़ाम हो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये जो इल्ज़ाम लगा है पाकिस्तान के ऊपर और ये जहाँ पे जंग हुई है फरियाब में, जोज़जान में, ये तो पाकिस्तान की सरहद से बहुत दूर है। तो ये बिल्कुल, और ये अगर देखा जाए जैसे हमने मैप में दिखाया कि ये रूस की जो 7 रियासतें आबाद है, वस्ती एशियाई रियासतें उनके पास है, और रूस ने इस पर तशवीश का इजहार भी किया था कि दाइश वहाँ पर ज़ोर पकड़ रही है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आने की तवक्को कर रहे हैं आप? ठीक है, फ़िलहाल तो कोई रस्मी रिएक्शन नहीं आया, लेकिन मुमकिन है पाकिस्तान इसकी तरदीद करे और पाकिस्तान का जो पुराना मौक़िफ़ है उसी को ज़ाहिर है अपनाया जाएगा कि दाइश के ख़िलाफ़ जो है मिलकर जंग करनी चाहिए। दाइश सब के लिए ख़तरा है, पाकिस्तान के लिए भी दाइश ख़तरा है। यहाँ पे उनकी कोई मुनज़्ज़म मौजूदगी नहीं है, लेकिन कई ऐसे दहशतगर्दी के हमले हुए हैं उसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। अफ़गानिस्तान में तो ये 2 जो ज़िले थे फरियाब में, जोज़जान में, एक दरजाब था और एक और ज़िला था, वो तो दाइश के कब्ज़े में आ गए थे शुमाली अफ़गानिस्तान में। जी बिल्कुल, अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो अफ़गानिस्तान की 460 डिस्ट्रिक्ट्स में से 229 अफ़गान हुकूमत के पास हैं और फिर तालिबान 59 में अपना होल्ड रखते हैं, लेकिन 119 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अब भी डिस्प्यूटेड हैं, कंटेस्टेड हैं। अफ़गान फ़ौज और तालिबान एक दूसरे के ख़िलाफ़ वहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन दाइश के ख़िलाफ़ जो कल कार्रवाई हुई उससे लगता है कि दोनों एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। तो इससे तालिबान और अफ़गान फ़ौज की हिकमत अमली के बारे में क्या ज़ाहिर होता है? देखें, जो हमें इत्तलाआत हैं ये तालिबान ने अपने सारे जो उनके फ़ाइटर्स हैं
शुमाली अफ़गानिस्तान में उनको इकट्ठा किया और दाइश के ऊपर हमला किया। इसकी वजह एक बदला लेना था। इससे पहले दाइश ने एक बड़ा हमला किया था और तालिबान के कई कमांडर मारे गए थे। तो इंतकाम लेने के लिए दाइश के ऊपर तालिबान ने हमला किया, उनको शिकस्त दी और ये काफ़ी लोग मारे गए, ज़ख्मी हुए और गिरफ़्तार भी हुए। जो रह गए थे वो फ़रार हो गए, उनमें हबीबुर रहमान नामी दाइश का कमांडर भी शामिल है। और तालिबान तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दाइश का अफ़गान फ़ौजियों के सामने हथियार डालने का मतलब ये है कि पहले से ये राब्ते में थे। और वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब भी लड़ाई होती है तालिबान की दाइश की, तो तालिबान की सफ़ों के ऊपर बमबारी होती है और दाइश के साथ ताउन किया जाता है। खैर ये तो इल्ज़ामात हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में अभी ये जो दाइश को शिकस्त हुई है उसके कदम उखड़ गए हैं शुमाली अफ़गानिस्तान में। ये मेरे ख्याल में सबके लिए कामयाबी है। तो तालिबान के क्या लिए ये जाहिर होता है कि अच्छा तालिबान के लिए कामयाबी की आपने बात की, तालिबान अमेरिका से डायरेक्ट बात भी करना चाहते हैं और अमेरिका ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक इस वक्त ये अंदेशा दिया है कि वो ऐसे इलाकों से अपनी फ़ौज को पीछे हटा लेगा जहाँ पर आबादी कम है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि अमेरिका जो है वो तालिबान को फ्री हैंड देने की कोशिश कर रहा है उन इलाकों में जहाँ पर वो उनका होल्ड है? इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? देखिए, ये जो नई अमेरिकी पॉलिसी है तो मुझे सोवियत यूनियन का दौर याद आ गया। और जब उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर 1979 में हमला किया, कब्ज़ा किया, उस वक्त जब उनके ख़िलाफ़ शदीद मुज़ाहमत हुई, अफ़गान मुजाहिदीन ने उनके ख़िलाफ़ जंग की, तो उन्होंने भी यही पॉलिसी अपनाई थी। उन्होंने फ़ैसला किया कि बड़े शहरों का दिफा किया जाएगा, बड़े बड़े जो रास्ते हैं उनका दिफा किया जाएगा और देहात जो है वहाँ पर मुजाहिदीन के लिए खुला छोड़ देंगे। मेरे ख्याल में यही पॉलिसी है। मतलब ये है, इसका मकसद ये है कि हर जगह पर ज़ाहिर है वो दिफा करना मुश्किल है, इतनी ज़्यादा फ़ौज भी नहीं है अमेरिका के पास, नाटो के पास। और यही पॉलिसी जो है सदर बुश और सदर ओबामा के दौर में भी रही है और सदर ट्रंप की जो पिछले साल पॉलिसी आई उसमें ये निकात थे कि वो ऐसे इलाकों से फ़ौज को पीछे हटाएंगे जहाँ पर आबादी कम है। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई हमारे साथ थे पेशावर से। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इंसाइट। अमेरिका ने कल-ए-दम तंजीम लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने के शुबे में 3 पाकिस्तानी शहरियों को दहशतगर्दों की आलमी फहरिस्त में शामिल किया है। अमेरिकी अहदेदारों के मुताबिक अब्दुल रहमान अल दखील जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा का कमांडर था, जबकि हमीदुल हसन और अब्दुल जब्बार का तंजीम को माली मुआवनत फराहम करने में अहम किरदार रहा है। दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल होने के बाद अमेरिका में इनके तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए हैं, जबकि अमेरिकी शहरियों के लिए उनके साथ लेन देन पर भी पाबंदी है। लश्कर तैयबा पहले ही अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दहशतगर्द तंजीम करार दी जा चुकी है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन के लिए ट्विटर पर तशक्कुर से भरपूर पैगाम लिखा है, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्टों से ज़ाहिर होता है कि किम जोंग उन सदर ट्रंप से किए गए एक इंतहाई अहम वादे की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। तफसीलात लेंगे नदीम याकूब से जो हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। नदीम, सदर ट्रंप से शुमाली कोरिया के लीडर ने 12 जून को सिंगापुर में कुछ बड़े वादे किए थे। क्या पेशरफ्त हुई है अब तक जिससे सदर ट्रंप एक रवायती हरीफ से खुश नज़र आ रहे हैं? साकिब, शुमाली कोरिया ने 1950 के अशरे में जो कोरियाई जंग थी वहाँ पर या उसमें जो अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए थे उनकी बाकियात अमरीका भेजना शुरू कर दी हैं, जिस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरियाई जो शुमाली कोरिया के रहनुमा हैं किम जोंग उन का उनका शुक्रिया अदा किया है। ट्विटर पर एक पैगाम में उन्होंने कहा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वादा पूरा किया। और साथ ही सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि वो एक और मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। जून की जो तारीख़ी मुलाकात थी उसमें एक और अहम मामले पर भी बातचीत हुई थी, जिस पर शुमाली कोरिया ने वादा किया था कि वो कोरियाई ख़ित्ते को जोहरी हथियारों से पाक करेगा। यहाँ पर तजियाकार समझते हैं कि इस हवाले से अभी तक शुमाली कोरिया ने कोई ठोस इक़दाम नहीं किए। गुज़श्ता चंद रोज़ में यहाँ पर अमरीकी मीडिया में इस तरह की ख़बरें भी आई हैं कि शुमाली कोरिया जो दूर फासले तक मार करने वाला अपना मिसाइल प्रोग्राम है उस पर काम जारी रखे हुए है। और गुज़श्ता हफ्ते ही अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने सेनेट की एक कमेटी की समाअत के दौरान ये बताया था कि शुमाली कोरिया जो जोहरी हथियारों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन है उसकी तैयारी पर काम जारी रखे हुए है। जी साकिब।
बहुत शुक्रिया नदीम याकूब, आप हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू। और ट्रंप इंतजामिया ने चीनी मसनूआत पर टैरिफ्स के एक नए दौर में 200 अरब डॉलर से ज़ायद की चीनी मसनूआत पर 10% की बजाय 25% इजाफी टैक्स आयद करने का फैसला किया है। चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने इसे ब्लैकमेल करार देते हुए कहा है कि अमेरिका को जज्बात की बजाय अकल से काम लेना चाहिए। जिम्बाब्वे में सदारती इंतखाबात के बाद हिज़्ब मुखालिफ हुकूमती जमात ज़ानू PF पर धांधली का इल्ज़ाम आयद कर रही है। इलेक्शन मुबस्सिरीन ने दारुल हुकूमत हरारे में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन पर फौज की जानिब से जानलेवा ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत की है। फौज की फायरिंग से गुज़श्ता रोज़ 3 अफराद हलाक हुए, ताहम आज शहर की सड़कें पुरसुकून हैं। भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में पुलिस ने कार्रवाई करके 29 लाख डॉलर मालियत की मनशियात कब्जे में ली हैं और मनशियात की तजारत में मुलव्विस एक बैनुल अक़वामी गिरोह के 3 अफराद को भी हिरासत में लिया है। इनमें से एक नाइजीरिया का शहरी है। गिरफ्तारी के वक्त ये अफराद भारत से बाहर सफर करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलों में 1 हफ्ते से लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। इसे रियासत की तारीख की बदतरीन आफात में से एक करार दिया जा रहा है। आग से अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि कम से कम 1400 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अब तक इलाके से 38,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जनूबी साहिलों पर रहने वाले कोआला बियर्स खुराक की कमी के बायस हलाक हो रहे हैं। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के कारकुनों के मुताबिक इलाके में जंगल की आग के खतरे के बायस दरख्त काटने से कोआला बियर्स की खुराक बुरी तरह मुतासिर हो रही है। दुनिया भर से अहम खबरें देखी आपने वर्ल्ड व्यू में। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान को मुस्तरद कर दिया है कि IMF पाकिस्तान को चीन के कर्जे उतारने के लिए रकम ना दे। इस खबर की तफसील के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ आपके लिए मालूमाती मज़ामीन और दिलचस्प वीडियोज़ भी मौजूद हैं। और अब बात करते हैं भारत की, जहां कल भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत का आगाज़ हो रहा है, जिसमें चांद तारे के निशान वाले हरे परचम पर पाबंदी लगाने पर बहस होगी। ये केस शुमाली भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में मौजूद शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की दरख्वास्त पर सुना जा रहा है, जिनके मुताबिक इस झंडे का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं और ये मुल्क में मजहबी फसाद का बाइस बन रहा है। इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की दिल्ली में हमारी साथी रितुल जोशी ने। ये झंडा भारत में कई जगह नजर आता है, खास तौर पर दरगाहों और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में। लखनऊ के शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी कहते हैं कि चांद तारा मजहबी नहीं, सियासी निशान है, जो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए बनाया गया। भारतीय मुसलमानों को अब इससे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। जब वो झंडा भी चला गया और पाकिस्तान भी चला गया और जिन्हा भी चले गए, तो फिर यहाँ पर क्यों गुम रहा है मुसलमान? क्यों चांद तारे पर इस पर आमादा है कि चांद तारा हमारा इस्लामिक चिन्ह है? उनको शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था और वहाँ उन्होंने ज़मीनों के इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहुत सारे घपले किए और उसकी वजह से CBI इंक्वायरी है। अब वो जब पकड़े जाने का उनको ख़तरा हुआ, बीजेपी की सरकार आ गई, तो उन्होंने मोर लॉयल देन द मास्टर वाला एटीट्यूड ले लिया है। बाज़ भारतीय उलेमा की दलील है कि ये झंडा मुस्लिम लीग से कई 100 साल पहले से वजूद में है। ऑटोमन्स ने एक अपनी आइडेंटिटी के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली दे वेर द नेबर्स और द राइवल्स ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड, तो उनके यहाँ ट्रिनिटी का एक पूरा वो था और क्रॉस थी, तो उन्होंने क्रॉस की जगह क्रिसेंट को इख्तियार कर लिया। कश्मीर के कई इलाकों में गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी झंडा लहराने के बहुत से वाकयात सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरखास्त में कहा गया है कि चांद तारे वाले परचम को गलती से पाकिस्तान का परचम भी समझा जा सकता है। चांद तारे का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसको इस्लामिक झंडा बनाकर आप अगर हिंदुस्तान में फहरा रहे हो, तो अब कहीं ना कहीं उसको लेके एक तासुब बढ़ने लगा है। अरे भाई, इस्लामिक झंडा बनाने पर कोई हर्ज नहीं है, उससे हट के बनाओ ना। पाकिस्तानी झंडे से मिलता जुलता या पाकिस्तानी की पॉलिटिकल पार्टी के झंडे को इस्लामिक झंडा यहाँ क्यों कह रहे हो? मैं नहीं समझता कि झंडे की वजह से कोई दंगा होता है। दंगे तब होते हैं जब लोग दंगे कराना चाहते हैं, जब दंगे करने के लिए बाहर निकलते हैं। गौरतलब बात यह है कि मंदिरों पर भी लाल या केसरिया झंडा लहराया जाता है। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। अमेरिका में आए दिन बड़े पैमाने पर शूटिंग्स के वाक़यात खबरों की सुर्खियों में होते हैं।
ہتھیار رکھنے کے آئینی حق اور نہتے افراد کے تحفظ کے درمیان توازن ایک حساس معاملہ ہے جو مزید پیچیدہ ہو گیا ہے، کیونکہ ایک شخص لوگوں کو 3D پرنٹر کی مدد سے گھر پر ہی پلاسٹک کی قابل استعمال گنز تیار کرنا سکھاتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فی الحال امریکی جج رابرٹ لاسنک نے لوگوں کو گھر بیٹھے 3D پرنٹر سے اپنے ہتھیار بنانا سیکھنے سے روک دیا ہے۔ کوڈی ولسن نے 2013 میں 3D پرنٹر کے ذریعے پستولیں بنانے کی ہدایات انٹرنیٹ پر جاری کی، لیکن اوباما انتظامیہ نے ایسا کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ گزشتہ ماہ ٹرمپ انتظامیہ نے اچانک کوڈی کو گنز بنانے کی معلومات انٹرنیٹ پر ڈالنے کی اجازت دے دی، لیکن نئے عدالتی حکم نامے نے اسے معطل کر دیا ہے۔ میرے نزدیک یہ مساوی حقوق کا بھرپور مظاہرہ ہے۔ ہر وہ چیز جو قانون نافذ کرنے والے اداروں یا فوج کے پاس ہو سکتی ہے، اسے انفرادی طور پر بھی دستیاب ہونا چاہیے۔ بیشتر افراد اس سے متفق نہیں۔ اس ہفتے کے آغاز میں واشنگٹن ڈی سی اور 8 ریاستوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف اس بنا پر مقدمہ دائر کیا ہے کہ اسلحہ بہت خطرناک ہے۔ Coming to a theater near you, coming to a school near you. آپ کے قریبی تھیٹر، اسکول، اسٹیڈیم یا کسی بھی عوامی مقام پر یہ اسلحہ پہنچنے والا ہے۔ یہ مخفی اسلحہ امریکہ میں گن وائلنس کی ایک نئی لہر ہے۔ Or the new wave of American gun violence. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پرنٹر کے ذریعے اسلحہ بنانے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس قسم کے اسلحے کی فروخت کے بارے میں ان کی نیشنل رائفل ایسوسی ایشن سے بات ہوئی ہے اور یہ کہ اس کی کوئی تک نہیں بنتی، لیکن امریکہ میں اسلحے کے لیے لابنگ کرنے والی سب سے بڑی تنظیم NRA اسلحے پر ہر قسم کی پابندی کی مخالفت کرتی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ پرنٹ کیا جانے والا اسلحہ آزادی اور جدت فراہم کرتا ہے۔ بل گیلو کے ساتھ نخبت ملک، اردو VOA۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق ملک کے شہری علاقوں میں ذہنی مسائل سے متاثرہ افراد کی تعداد پریشان کن حد تک بڑھ چکی ہے۔ ادارے کے مطابق ملک کے سب سے گنجان آباد شہر کراچی میں تقریباً 36% افراد ذہنی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ دہشت گردی سے بری طرح متاثر ہونے والے شہر کوئٹہ میں 43% آبادی نفسیاتی مشکلات سے دوچار ہے، جبکہ لاہور میں ایسے امراض سے متاثرہ افراد کی تعداد سب سے زیادہ یعنی 53% ہے۔ لیکن سرکاری سطح پر ایسے افراد کی علاج اور دیکھ بھال کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کراچی میں ایک فلاحی تنظیم اسی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کاروان حیات نامی یہ تنظیم ذہنی امراض کے شکار افراد کی زندگیاں کیسے بہتر بنا رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ایک سروے کے مطابق دنیا میں ہر چوتھا شخص کسی نہ کسی نوعیت کی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں معاشرتی مسائل، بنیادی سہولیات کی کمی، معاشی عدم تحفظ سمیت دوسری بہت سی وجوہات کے باعث نفسیاتی بیماریوں اور ان سے منسلک مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 25% جو آبادی ہے ان کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے پاکستان میں۔ کہیں اسٹڈیز میں سے زیادہ بھی آئی ہے، لیکن اتنی تو ہے۔ ان میں سے تقریباً سمجھ لیں کوئی 6% ایسے ہیں جن کو کہ انٹینسو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جہاں ہسپتال داخل ہیں۔ مختلف پیروں، فقیروں، مزاروں، مختلف مولوی صاحبان اور دوسرے فیتھ ہیلرز یا کویکس کے پاس جا چکے ہوتے ہیں، تو ایوریج ایک پیشنٹ جو ہے تقریباً 8 سے 10 کیئر پاتھ ویز سے ہوتا ہوا ہمارے تک پہنچتا ہے، ایک پراپر مینٹل ہیلتھ پروفیشنل تک۔ اس میں یہ ہے کہ ہوپ چونکہ وقت ضائع ہو چکا ہوتا ہے اتنا کہ مریض ریکوری میں بھی پھر ٹائم لیتا ہے۔ دکھائے بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا
کاروان حیات کراچی کا ایک فلاحی ادارہ ہے جو صرف ذہنی امراض سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے کام کرتا ہے۔ کیماڑی میں 100 بستروں پر مشتمل اسپتال میں مریضوں کی دیکھ بھال اور انہیں ذہنی سکون فراہم کرنے کے لیے مختلف سرگرمیوں میں مصروف رکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ جتنے مریض آتے ہیں ان میں سے 90% مریضوں کا علاج مفت ہوتا ہے۔ جو 10% مریض آ کے اپنا علاج کرواتے ہیں اور جو پیسے دیتے ہیں وہ پیسے بھی ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے غریب مریضوں کے علاج کے لیے۔ جتنا ہمارا پیشنٹ مارجنلائزڈ ہے اتنی ہماری فیلڈ بھی مارجنلائزڈ ہے۔ آپ تقریباً اگر دیکھیں تو شاید 20,000 یا 30,000 مریضوں کے اوپر ایک نفسیاتی بیڈ اویلیبل ہوگا پیشنٹ کے لیے۔ پورے پاکستان کا سینیریو اتنا گریو ہے، اور یہ WHO کے رپورٹس کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل لٹرلی ہے ہی نہیں۔ پورے پاکستان میں اس وقت سائکیٹرسٹ موجود ہیں شاید 500 550۔ ماہرین کے مطابق نجی اسپتالوں میں ذہنی امراض کا علاج مہنگا ہونے کی وجہ سے عام افراد کی پہنچ سے دور ہے، لہٰذا حکومت کو مینٹل ہیلتھ کیئر کو ترجیح دینے اور ان کے لیے سرکاری اسپتال بنانے کے ساتھ لوگوں میں نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے شعور بیدار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ آج کے شو میں شامل رپورٹس اور ڈسکشن پر فیڈ بیک کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ثاقب الاسلام کو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔